तो ये कहानी शुरू होती है एक काली रात से, जहाँ पर तेज मूसलाधार बारिश में एक लड़की दूर से भागती हुई दिखाई देती है। ये लड़की रानी होती है जो कि अपने पति से बचकर भाग रही थी। दौड़ते दौड़ते वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और हवलदार से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा पति मुझे मार देगा। और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और स्टोरी 2 महीने पहले शिफ्ट होती है। रानी अब ज्वालापुर से आगरा शिफ्ट हो चुकी है और उसने उसके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और वो अब आगरा में पीजी में रहती है, जहां उसने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया है। उसी पीजी में जो पीजी की मालकिन होती है, उसको लगभग हर हफ्ते एक कंपाउंडर इंसुलिन का इंजेक्शन देने आता था। तो एक दिन जब रानी को बहुत अर्जेंसी में उसके पीजी से ब्यूटी पार्लर पहुंचना था, तो जल्दबाजी में वो उसके मैनिकन्स यानी कि ये पुतले पीजी पर ही भूल जाती है। तभी वहाँ पर वो कंपाउंडर मालकिन को इंजेक्शन लगाने आता है और जब वो देखता है कि रानी उसके मैनिकन्स यहीं पर भूल गई है, तो वो उनको रानी के ब्यूटी पार्लर पर ले जाता है। मैनिकन्स तो एक बहाना था रानी से मिलने और बात करने का, क्योंकि जब से इस कंपाउंडर ने रानी को देखा था वो उससे मोहब्बत कर बैठा था। रानी उसके मैनिकन्स कंपाउंडर से लेती है और उसके ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए वापस चली जाती है, लेकिन वो कंपाउंडर वहीं पार्लर के पास बैठ जाता है रानी से बात करने के लिए। काफी देर बाद जब रानी थोड़ा फ्री होती है तो वो बाहर आकर देखती है कि वो कंपाउंडर अभी भी बाहर बैठा हुआ है और अब तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो वो उसके पास छाता लेकर जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टली ही रानी से पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ सिनेमा देखने के लिए चलेंगी। रानी इस डायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से कंफ्यूजन में कहती है कि जी, और इस जी का मतलब कंपाउंडर हाँ समझ लेता है। इसलिए वो रानी से कहता है कि ठीक है, फ्राइडे 6 बजे डन करते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक और आदमी छाते से ढका हुआ आता है। रानी उसे देखते ही समझ जाती है कि वो है कौन और उसके पास जाने लगती है, और वो होता है ऋषु, रानी का प्यार और उसका पति। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऋषु उसकी जिंदगी किस तरह से जी रहा है। सबसे पहले तो वो ट्रैवल एजेंसी गुड्डू ट्रेवल्स के पास आता जाता रहता था, क्योंकि उसको थाईलैंड जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए था, जिससे कि वो और रानी इंडिया से बाहर निकल सकें। और इसीलिए उसने और रानी ने मिलकर बहुत सारे पैसे भी गुड्डू ट्रेवल्स को दे रखे थे। ऋषु भी आगरा में किराए से रहता था एक अपाहिज लड़की पूनम के घर पर। पूनम की एक टांग नहीं थी और उसे ऋषु से प्यार हो गया था। जब भी वो ऋषु से मिलती थी वो ऋषु से प्यार की उम्मीद करती थी, लेकिन ऑफ कोर्स ऋषु उसको इग्नोर करता था, क्योंकि उसने उसका प्यार तो बहुत पहले ही रानी के नाम कर दिया था। ऋषु और रानी आगरा शहर में बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मिल पाते थे, क्योंकि दुनिया के लिए ऋषु मर चुका था और अगर कोई भी पुलिस वाला गलती से भी उसको देख लेता तो वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते। और जब भी वो मिलते वो एक दूसरे से यही बात करते कि कब वो दोनों खुलकर मिल पाएंगे। ऋषु कहता है कि ट्रैवल एजेंसी से उसकी बात चल रही है और अगले हफ्ते तक उन्हें उनके पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। फिर फ्राइडे का दिन आता है और वो कंपाउंडर जिसका नाम अभिमन्यु होता है वो तैयार होता है रॉयल सिनेमा जाने के लिए, क्योंकि आज वहाँ रानी भी आने वाली थी। लेकिन उसी शाम ऋषु छुपके से रानी के रूम पर पहुँच जाता है। रानी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि कई दिनों बाद उन दोनों को एक साथ अकेले एक कमरे में बंद होने का मौका मिला था और उस शाम को वो दोनों अपने शरीर की प्यास बुझा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, जिसने 6 बजे वाले शो की सारी टिकट्स बुक करवा ली थी, वो सिनेमा के बाहर ही बस रानी का इंतजार करता रह जाता है। रात में जब अभिमन्यु रानी के पीजी टमाटर देने के बहाने जाता है तो रानी को उसको देखते ही याद आता है कि आज तो उसे सिनेमा जाना था अभिमन्यु के साथ। इसलिए रानी अभिमन्यु को सॉरी बोलती है और अभिमन्यु कहता है कि कोई बात नहीं रानी जी, हम अगले फ्राइडे आपका फिर से वहीं पर इंतजार करेंगे। अगले दिन रानी और ऋषु फिर से सब्जी मंडी में मिलते हैं। वहाँ रानी ऋषु को बताती है कि कैसे उस रात अभिमन्यु सिनेमा के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। इसी बात के बीच एक चोर बहुत तेजी से रानी का पर्स चुराकर भागने लगता है और उसको पकड़ने के लिए ऋषु भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते वो एक पुलिस की जीप के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस को देखकर चोर और ऋषु दोनों यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि ऋषु भी तो पुलिस से बचता फिर रहा था। तभी उस पुलिस वैन में से उतरता है इंस्पेक्टर किशोर, वही ऑफिसर जिसने रानी के केस को सुलझाने में पूरी जी जान लगा दिया था। रानी जब इंस्पेक्टर किशोर को दूर से देखती है तो वो भी वहाँ से उसकी पीजी की ओर भाग लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर किशोर रानी का पर्स लौटाने के लिए वहीं पर पहुंच जाता है। किशोर रानी को उसका पर्स लौटाता है और कहता है कि देखो एक बार फिर भगवान ने उन दोनों को मिला ही दिया, शायद भगवान भी इंसाफ चाहते हैं। वो ये भी कहता है कि उसने भी दिनेश पंडित की कसौली का कहर वाली नोवेल पढ़ ली है और उसको अब पता चल गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि पार्ट 1 में ऋषु और रानी ने जिस तरह से खुद को बचाया था वो तरीका उन्होंने इसी कसौली का कहर वाली नोवेल से पढ़कर सीखा था। अब रानी और ऋषु दोनों फिर से सतर्क हो गए थे, क्योंकि आगरा पुलिस रानी के हर कदम पर नजर रख रही थी। वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स भी निकाल सकती है। इसलिए एक दिन ऋषु आगरा की कचरा इकट्ठे करने वाली गाड़ी पर एक मैसेज लिखकर भेजता है, जिसमें दिनेश पंडित की किताब की एक शायरी लिखी होती है। रानी जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है वो समझ जाती है कि ये ऋषु ने उसके लिए भेजा है, और उस रात वो वहाँ के नजदीक पीसीओ
जो एसटीडी टेलीफोन वाले के यहाँ पहुँच जाती है। उस फोन पर रिशु का कॉल आता है और वो दोनों कई दिनों बाद बात करते हैं। रिशु कहता है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा और हो सकता है कि पुलिस तुम्हें पूछताछ करने के लिए भी बुलाए। अगले दिन वैसा ही होता है, रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर किशोर उससे पूछता है कि नैतिक वर्मा नाम का इंसान कौन है जिससे तुम घंटों फोन पर बात करती रहती हो। बेसिकली रिशु रानी को नकली नाम से फोन करता था, वो नाम था नैतिक वर्मा। रानी बात को घुमा देती है और वो कहती है कि उस इंसान ने उसको उसका नाम राहुल बताया था और उन दोनों में दोस्ती बढ़ी रही थी कि तभी एक दिन उसकी पत्नी का फोन आया और तभी से उसने राहुल यानी कि नैतिक को फोन करना बंद कर दिया। इतने में पीछे से डीजीआई मृत्युंजय पासवान वहाँ पर आता है और अब उसकी बारी होती है इस केस को हैंडल करने की। सबसे पहले तो वो रानी को बताता है कि वो है कौन, वो नील का सगा चाचा होता है और अब वो नील का बदला लेने के लिए इस केस को हैंडल करने के लिए आया है। वो रानी से कहता है कि रिशु से कह देना कि उसके मोंटू चाचा उसको छोड़ेंगे नहीं और ये सुन के रानी वहाँ से चली जाती है। पुलिस रिशु को ढूंढते ढूंढते गुड्डू ट्रेवल्स तक पहुँच जाती है, जिसे देखकर रिशु समझ जाता है कि उनके सारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं जो उन्होंने उस ट्रैवल एजेंसी को दिए थे और अब उन्हें उनके पासपोर्ट्स तो किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले। फिर पुलिस पूनम के घर भी पहुंच जाती है जहां पर रिशु किराए से रहता था, लेकिन क्योंकि पूनम रिशु से प्यार करती थी तो वो रिशु के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताती और पुलिस वहां से चली जाती है। मगर पूनम को अब रिशु पर शक हो गया था कि रिशु ने ऐसा क्या किया है कि उसको पुलिस ढूंढ रही है। ये सब देखते हुए रिशु और रानी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। रिशु कहता है कि वो पुलिस को सरेंडर कर देगा, लेकिन रानी कहती है कि नहीं, शायद अभी भी एक रास्ता है। वो कहती है कि वो कंपाउंडर अभिमन्यु से शादी करेगी जिससे पुलिस का शक कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये केस भी क्लोज हो जाएगा। रिशु के मना करने पर भी रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है। रानी ने अभिमन्यु से शादी तो कर ली थी, लेकिन उससे कोई भी शारीरिक संबंध बनाने से दूर रहती थी और इसलिए एक दिन फ्रस्ट्रेशन और नशे में रानी के मुंह से गलती से अभिमन्यु के सामने रिशु का नाम निकल जाता है। अब अभिमन्यु को पता चल चुका था कि रिशु जिंदा है, इसलिए अभिमन्यु रानी से कहता है कि उसे रिशु से मिलना है और वो तीनों फिर मिलते हैं। और अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू होते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। अभिमन्यु रिशु से कहता है कि वो रानी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन रानी की खुशी के लिए वो उन दोनों की हेल्प करेगा देश से भागने के लिए। वो उन दोनों के लिए पासपोर्ट की जुगाड़ लगवा देगा क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा जान पहचान है। रानी और रिशु दोनों एग्री कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिशु को अभिमन्यु पर थोड़ा सा शक भी था। मगर उन दोनों के पास इस समय कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों अभिमन्यु पर भरोसा करते हैं और इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिमन्यु रिशु से कहता है कि वो उसके क्लिनिक में रहे जब तक कि वो उन दोनों के पासपोर्ट की व्यवस्था ना कर दे, और वो रिशु को उसके क्लिनिक में छोड़कर रानी के पास चला जाता है। वो रानी से कहता है कि कुछ दिनों बाद तो वो इंडिया से चली जाएगी, तो क्या एक आखिरी बार वो उसके साथ बाहर घूमने चलेगी। रानी मान जाती है क्योंकि अभिमन्यु उन दोनों की इतनी ज्यादा हेल्प भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु के क्लिनिक पर रिशु का पीछा करते करते पूनम वहाँ पर पहुँच जाती है। पूनम रिशु को ब्लैकमेल करती है कि वो उसके साथ चले, नहीं तो वो उसके बारे में सब कुछ पुलिस को बता देगी। रिशु पूनम से कह देता है कि बस 3 महीने का टाइम उसको दे और फिर वो उसके पास आ जाएगा, और ये सुन के पूनम वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद उस क्लिनिक पर एक और इंसान वहाँ पर आता है और रिशु उसको नहीं जानता था। वो कौन होता है वो हमें स्टोरी में आगे पता चलता है। फिर थोड़ा समय बीतने के बाद अभिमन्यु रिशु के लिए खाना लेकर उसके क्लिनिक पर पहुँचता है। वो रिशु से पूछता है कि यहाँ पर कोई आया था क्या, तो रिशु मना कर देता है, लेकिन तभी उसे नीचे मिट्टी और चप्पल के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कौन आया था और क्यों रिशु अभिमन्यु को नहीं बता रहा था कि यहाँ पर कौन आया था। अभिमन्यु रिशु से कहता है कि उस इंसान का नाम लल्लन है और वो अभिमन्यु को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए वो टाइम टू टाइम उसके पास पैसे लेने के लिए क्लिनिक आता था। और यहाँ अभिमन्यु रिवील करता है कि कुछ साल पहले उसने उसके चाचा और उसके सारे फैमिली मेंबर्स को किस तरह मारा था। उसने लल्लन से कहकर एक जहरीला सांप मंगवाया था, जिससे उसने उसके सारे फैमिली मेंबर्स को डसवाया और मरवाया। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके चाचा ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उनके कब्जे में कर रखी थी। ये बात रिशु को पता चल गई थी और क्योंकि उसे लगा कि क्योंकि अभिमन्यु इतना ज्यादा खतरनाक इंसान है तो हो सकता है कि वो रानी को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो अभिमन्यु पर हमला कर देता है। लेकिन अभिमन्यु रिशु को धक्का देकर गेट लॉक करके रानी के साथ घूमने चले जाता है। रानी और अभिमन्यु जब वापस घर आते हैं तो रानी को उसका कबर्ड खोल के दिखाता है। उस कबर्ड में दिनेश पंडित की सारी किताबें रखी होती हैं, जिसका मतलब ये था कि वो भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फैन था और उसी एक किताब से इंस्पायर होकर उसने सांप का यूज करके उसकी फैमिली मेंबर्स को मरवाया था। कहानी अब यहाँ से सीधे कट होकर स्टार्टिंग वाले सीन पर पहुँचती है, जहाँ पर मैंने बताया था कि रानी भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है कि उसका पति यानी कि अभिमन्यु उसे मार देगा। डीजीआई मृत्युंजय कहता है कि तुम तो यहाँ पर सेफ हो, तो वो किसको मार देगा। तो रानी कहती है कि रिशु को प्लीज उसे बचा लीजिए। पुलिस को लगता है कि फाइनली अब उठनी पहाड़ के नीचे आई है और केस सॉल्व हो चुका है। तो डीजीआई इंस्पेक्टर किशोर को
को अभिमन्यु के घर पर भेज देता है। जैसे ही पुलिस अभिमन्यु के घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर उन्हें ना तो रिशु मिलता है और ना ही अभिमन्यु। तभी किशोर को फोन आता है कि आगरा में एक जगह पर 2 जनों की लाश मिली है। पुलिस को लगता है कि वो दोनों रिशु और अभिमन्यु ही होंगे, तो वो रानी को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो बॉडीज पूनम और अभिमन्यु की थी, यानी कि रिशु फिर से पुलिस से बच निकला था। पुलिस वाले अब रानी को 3rd डिग्री देते हैं और इतना मारते हैं कि पूरे मीडिया में खबर फैल जाती है। और उनका प्लान भी यही था कि रानी को पिटते देख रिशु जरूर सामने आएगा, और होता भी वैसा ही है। रिशु एक वीडियो बनाकर जारी करता है जिसमें वो कहता है कि वो आज से 3 दिन बाद सरेंडर करेगा रेलवे ब्रिज पर रात 8 बजे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब रानी उसके पास चलकर आएगी, जिससे उसको यकीन हो जाएगा कि रानी सेफ है। पुलिस एग्री कर लेती है और उस रेलवे ब्रिज पर तैयारी शुरू कर देती है। उन्हें पता था कि नीचे यमुना नदी में मगरमच्छ हैं, तो वो पानी में कूदने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए वो रेलवे ब्रिज को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर 3 दिन बाद रात को रिशु रेलवे ब्रिज पर होता है। पुलिस भी चारों तरफ उसको पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, इसलिए पहले वो रानी को उसके पास भेजते हैं। रानी के वहाँ पहुँचते ही पुलिस भी थोड़ा नजदीक आ जाती है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर बिना इंस्ट्रक्शंस के रिशु और रानी की तरफ बढ़ने लगता है। वो इंस्पेक्टर किशोर की कमांड भी नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है, और पता चलता है कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में अभिमन्यु होता है। ये देखकर पुलिस शॉक हो जाती है और सोचती है कि फिर वो लाश किसकी थी, लेकिन इतने में पुलिस वाले देखते हैं कि अभिमन्यु गन उठाता है और रिशु पर तान देता है, क्योंकि वो रानी को पाना चाहता था। उन दोनों में वहाँ पर लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों पानी में गिर जाते हैं, और पुलिस एक बार फिर से रिशु को पकड़ने में नाकामयाब होती है। ये सब होने के बाद DGI मृत्युंजय एक मीटिंग बुलाता है और सबसे कहता है कि हमें किस कदर बेवकूफ बनाया गया है और वो सारा गेम समझ चुका है। वो कहता है कि अभिमन्यु के क्लिनिक में जब रिशु बंद था तो उस क्लिनिक के सामने वाले ATM में एक फुटेज कैद हुई है, जिसमें वो देखते हैं कि सबसे पहले तो पूनम रिशु से मिलने जाती है और बाद में लल्लन, जो कि टाइम टू टाइम अभिमन्यु के क्लिनिक में आता रहता था, वो जाता है। तो जो 2 लाश उन्हें उस दिन मिली थी वो पुलिस वालों को कंफ्यूज करने के लिए वहाँ रखी गई थी। एक लाश पूनम की थी क्योंकि उसे रिशु का सच पता था, और एक लल्लन की जिसे अभिमन्यु का सच पता था। दोनों को मारकर रिशु और अभिमन्यु का फायदा हुआ। उसके बाद उन्हें एक और CCTV फुटेज मिलती है अभिमन्यु के घर के सामने वाली। ये उस रात वाली फुटेज थी जब रानी उसके पति से बचते हुए पुलिस स्टेशन आई थी। फुटेज में दिखता है कि अभिमन्यु और रानी उनके घर 7 बजे पहुंचे और फिर एक आदमी उनके घर आया जो कि अभिमन्यु था, और उसके बाद रानी उस घर से निकलती है जहां पर वो भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचती है। फिर फुटेज में दिखता है कि थोड़ी देर बाद रिशु और अभिमन्यु दोनों उस घर से निकलते हैं एक बाइक पर, यानी कि उन तीनों की मिली भगत थी, क्योंकि उन तीनों को ही पुलिस से बचना था और इन्होंने प्लान बनाया था जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि ये रेलवे ब्रिज से कूदेंगे। अब रेलवे ब्रिज से कूदकर ये तीनों मगरमच्छ से कैसे बचे ये पुलिस को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि इस केस को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था तो DGI के सीनियर ऑफिसर ने DGI से कहा कि अब इस केस को बंद कर दो और दूसरे काम में लगो, और वैसा ही होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बाद अभिमन्यु और रानी हिमाचल में देवसर नाम के गाँव में रह रहे होते हैं, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात पानी में क्या हुआ था। रानी को ये लग रहा था कि उस रात रिशु को मगरमच्छ ने खा लिया था, क्योंकि रिशु की आखिरी झलक उसने यही देखी थी, लेकिन असली सच अभिमन्यु जानता था। उसने रानी को पाने के लिए रिशु को थोड़ा सा धोखा दिया था। उसने जानबूझकर पानी के अंदर रिशु को मगरमच्छ की ओर धकेल दिया था, जिससे कि रिशु को मगरमच्छ खा ले और वो रानी के साथ उसका जीवन बता सके। लेकिन फिर 6 महीने बाद रानी को एक संकेत मिलता है। उसको एक नोटबुक में एक शायरी लिखी हुई दिखती है। ये वैसा ही मैसेज था जैसा रिशु रानी से कांटेक्ट करने के लिए लिखता था, जिसका मतलब ये था कि रिशु अभी जिंदा था। उस मैसेज में रिशु ने रानी को मंदिर के पास मिलने बुलाया था, और वहाँ मिलकर उसने रानी को सब कुछ बता दिया कि कैसे अभिमन्यु ने उसको मारने की कोशिश करी थी। फिर रानी ने प्लान बनाया अभिमन्यु को पकड़वाने का। उसने दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली किताब DGI मृत्युंजय को भेज दी। इस किताब के सिर्फ और सिर्फ 3 प्रिंट थे, जिसके वजह से किसी ने भी ये कहानी पढ़ी नहीं थी। मृत्युंजय ने जब वो किताब पढ़ी तो उसे समझ आ गया कि उस रात वो तीनों कैसे बचकर भागे होंगे। रानी ने उस किताब में उसका एड्रेस यानी कि देवसर का नाम भी लिखा था, जिससे कि वो वहाँ पर पहुँच सके। उसी टाइम वो अभिमन्यु को भी उस झरने वाली लोकेशन पर बुला लेती है। एक तरफ वहाँ पुलिस आ गई थी और दूसरी तरफ अभिमन्यु, और रानी के पीछे खाई में गिरता हुआ झरना। वो अभिमन्यु से कहती है कि तुम उसको कभी भी नहीं पा सकते, क्योंकि उसने रिशु और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और यह कहकर वो वहाँ से कूद जाती है। पुलिस अभिमन्यु को कैद में ले लेती है, और जब रानी पानी में से बाहर निकलती है तो वो एक जुलूस में मिक्स हो जाती है, जहाँ पर रिशु उसका इंतजार कर रहा था, और दोनों लवर्स फाइनली मिल पाते हैं। मूवी के एंडिंग में एक बहुत बड़ा रिवील हमें देखने को मिलता है। वो ये होता है कि अभिमन्यु के पास इतनी सारी दिनेश पंडित की किताबें इसलिए थी क्योंकि दिनेश पंडित उसके पिता थे। ये सुनकर DGI मृत्युंजय शॉक हो जाता है। ये सीधा सीधा हिंट है कि आगे की कहानी कैसे होगी। उस कहानी में अभिमन्यु का एक बार फिर से बहुत बड़ा रोल रहेगा। आई होप कि आपको मेरी आवाज में ये नरेशन बहुत
ज्यादा अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कल्कि की स्टोरी पूरी तरह से एक्सप्लेन की हुई है। और देखते रहिए सुपर नेस्ट।